अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स लेक्चर 8 यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था फिजिकल क्वांटिटीज को, और फिजिकल क्वांटिटीज में हमने दो टाइप्स को स्टडी किया था, बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज को जो ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें ओवरऑल जो है वो बेस क्वांटिटीज भी आती हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी आती हैं। इसमें इस बात की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि स्केलर या वेक्टर में जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज ओवरऑल हम यूज करेंगे, और ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर चाहे वो बेस है चाहे वो ड्राइव है, देखेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? A physical quantity which can be completely described by its magnitude is called scalar quantity. वो क्वांटिटीज जो कंप्लीटली डिस्क्राइब होती हैं किसके साथ? अपने न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ या अपने साइज के साथ, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। वो तमाम क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको किसी को बताने के लिए जब हम बताएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज या दो चीजें बतानी है, एक उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और साथ क्या बताएंगे? यूनिट। ये दोनों चीजें जब हम बताएंगे तो इन दोनों चीजों से वो लिसनर, वो या जिस क्वांटिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो जिससे भी हम बात कर रहे हैं वो अंडरस्टैंड करेगा कि ये क्वांटिटीज के बारे में ये बात है। इससे के अलावा हमें कोई जो है वो मजीद इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड मस्ट रिक्वायर्ड होता है, साइज हमें मस्ट रिक्वायर्ड होता है। उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज में बहुत सारी क्वांटिटीज आती हैं, जैसे लेंथ, टाइम, मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी। ये सारी क्वांटिटीज क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं। ये वो क्वांटिटीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ क्या होती हैं? डिस्क्राइब होती हैं। उनको मजीद जो है वो इसके अलावा कोई ऐसी जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं रिक्वायर्ड होती इनको अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर इसके बाद आती है वेक्टर क्वांटिटी, जो दूसरी क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? एज कंपेयर टू स्केलर हमें न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड तो चाहिए होता है, मीन्स हमें साइज तो बताना ही बताना है, लेकिन हमें इसके साथ साथ मजीद जो इंफॉर्मेशन देनी होती है वो डायरेक्शन की देनी होती है। वो क्वांटिटीज जो डिस्क्राइब होती हैं कंप्लीटली किसके साथ? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी हमें इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोंग विद इट्स डायरेक्शन। हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी जरूरी होती है। इसमें विदाउट डायरेक्शन हम उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बता सकते, या बताते हैं तो वो कंप्लीट जो है वो नहीं होती जब तक हम उसकी डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ना दें। तो वो क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड हो, एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में कौन कौन सी क्वांटिटी आती हैं? इसमें भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। इसमें जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टार्क, ये वो क्वांटिटी एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, लेकिन ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी देना जरूरी है कि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, फोर्स है तो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, मोमेंटम है तो मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, टॉर्क है तो टॉर्क क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमें डायरेक्शन बताना इसमें मस्ट है। इसमें डायरेक्शन के साथ साथ जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है वो डायरेक्शन के साथ साथ क्या होती हैं? इसके साइंस चेंज होते हैं, मींस अपोजिट साइन है जो है वो पॉजिटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाता है। तो इसमें हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हमेशा जो है वो अपनी डायरेक्शन के साथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसकी हमें मिलती है। इसके बाद जैसे किसी भी चीज की आपने पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन बताने के लिए हमें डिस्टेंस से कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मींस हम ये नहीं कह सकते कोई हमसे पूछता है कि यहाँ से मरकज जो है वो किस तरफ है,
G10 मरकज किस तरफ है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से ये 5 किलोमीटर, अब 5 किलोमीटर राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, उसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की तरफ भी हो सकती है, वेस्ट की तरफ भी हो सकती है, ईस्ट की तरफ भी हो सकती है, तो किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है। वहां पे खड़े होकर आपकी जो है वो अलोंग सर्कुलर स्पेस में किसी साइड पे भी, अब आप क्या करोगे, उसकी डायरेक्शन बताओगे कि यहाँ से आप राइट साइड पे जाओगे, लेफ्ट साइड पे जाओगे, नॉर्थ की तरफ जाओगे, साउथ की तरफ जाओगे, ईस्ट की तरफ जाओगे, वेस्ट की तरफ जाओगे, तो आपको मरकज की तरफ आप जा रहे हो। मींस आपने डिस्टेंस बताने से सिर्फ और सिर्फ आप उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, बल्कि आप क्या करोगे, आप किसी रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट से उस जगह की जिसके बारे में आप आपसे पूछा जा रहा है या जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसकी लोकेशन बताओगे। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कोई भी नोन पॉइंट, कोई भी नोन जगह जिसके बारे में कोई भी ऐसा ओरिजिन जिसको जो है वो जिससे आप बात कर रहे हो लिसनर जो है वो अंडरस्टैंड करता हो इजीली, उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर को हम जब लिखते हैं वेक्टर को, या हमें कहीं पे लिखा हुआ मिलता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर कैसा होगा, कैसे हमें अंडरस्टैंड करेंगे कि ये वेक्टर है, या हम खुद लिखेंगे तो अब हमने लिख दिया, मैंने लिख दिया, आपने लिख दिया कॉपी के ऊपर या व्हाइट बोर्ड के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, अब देखने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर लिखा हुआ है। तो फिर हम कुछ ऐसी जो है वो डिफरेंट वे यूज करते हैं, कुछ ऐसा वे यूज करते हैं कि देखने वाला या वो आदमी या वो जो है वो ऑब्जर्वर जिस जो उस लिखी हुई चीज को देखे तो वो अंडरस्टैंड कर जाए कि ये वेक्टर लिखा हुआ है। तो उसमें की सूरत में क्या होता है, जब बुक के अंदर लिखा हुआ होगा तो बुक के अंदर में डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया जाता है, एक डिफरेंट जो है वे यूज किया जाता है कि जहां पे भी वेक्टर लिखा हुआ होगा तो नॉर्मली वेक्टर नॉर्मल वर्ड से क्या होगा, थोड़ा सा बोल्ड होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, थोड़ा सा प्रोमिनेंट लिखा हुआ होगा। तो अगर कहीं पे कोई वर्ड थोड़ा सा प्रोमिनेंट लिखा हुआ है, मीन्स हेडिंग नहीं, अगर सिंगल वर्ड है, किसी वेक्टर को एफ नाम दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, कोई वेक्टर को आप नाम देख सकते हो। लेकिन जब आपने उसको बुक के अंदर लिखा हुआ देखा तो वो क्या होगा, थोड़ा सा बोल्ड, नोट्स के अंदर लिखा हुआ होगा, थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ होगा, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर बुक्स को टाइप किया जाता है, सॉफ्टवेयर के अंदर उसको जो है वो टाइप किया जाता है, तो वहां पे ये ऑप्शन होता है कि आप उसको बोल्ड कर सकते हो। लेकिन जब आप खुद लिखोगे, जैसे व्हाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर के दौरान लिखा गया या आपने कॉपी के ऊपर लिखा, तो अब क्या होगा कि आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखते हुए आप उसको बोल्ड तो करने से रहे कि आप उसको बैठकर बकायदा जो है वो आप उसको उसके ऊपर पेन घुमा रहे हो कि आप ये बोल्ड हो जाए। तो आप क्या करते हो, बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, आप क्या करते हो, यहाँ पे भी नॉर्मल वर्ड्स के साथ आप जैसे आप नॉर्मल लिखते जा रहे हो अपनी राइटिंग में, वैसे ही आपने वो वर्ड लिखा कॉमा के अंदर, और उसके ऊपर आपने क्या कर दी, लाइन लगा दी। जैसे यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो लाइंस थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई हैं। जैसे ये डी को देखें तो डी के नीचे यहाँ पे इसकी नीचे की तरफ एक लाइन लगी हुई है, अगर इसके ऊपर लग जाए, यहाँ पे ए के ऊपर लाइन लगा दें या एफ के ऊपर लाइन लगा दें, तो लाइन लगी हुई हमें ये बताएगी कि ये क्या लिखा हुआ है, वेक्टर लिखा हुआ है। इसके बाद ग्राफिकल, कहीं पे ग्राफ बनाना है, कहीं पे आपने जो है वो पिक्टोरियल वे में वेक्टर को ड्रा करना है, कहीं पे ड्रा हुआ वेक्टर आपने बताना है, तो फिर वहां पे क्या होगा, जैसे आप कहीं पे स्ट्रीट के अंदर जाते हो, जैसे इस्लामाबाद के अंदर या किसी सिटी के अंदर, किसी चीज के अंदर जब आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी मूव कर रहे हो, तो वहां पे जो लोकेशन बताई हुई होती है वो क्या होता है, एक बोर्ड लगा हुआ होता है और उसके आगे एरो हेड लगा हुआ होता है, बोर्ड के ऊपर राइटिंग में लिखा हुआ होगा कि इतने किलोमीटर आगे जो है वो एरो हेड लगा हुआ होगा, एक तीर का निशान होगा। तीर का निशान हमें क्या बताता है कि इस डायरेक्शन में, इस तरफ मूव कर रहा है। अब सेक्टर के अंदर इस्लामाबाद में आप रहते हो तो इस्लामाबाद के अंदर डिफरेंट सेक्टर के सामने जो है वो स्ट्रीट के सामने एक जो है वो बोर्ड लगा हुआ होगा, उसके ऊपर जो है वो एक ऊपर एरो हेड लगा के उसकी लोकेशन को बताया हुआ होगा कि इस तरफ जो है वो फलां स्ट्रीट नंबर, इस तरफ फलां स्ट्रीट नंबर, या उस नंबर फलां से फलां तक इस तरफ है। तो वो जो एरो हेड है, हमें एरो हेड को देखते ही अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि इस तरफ जो है वो ये फलां गली है, ये फलां जो है वो घर है। तो
एरो हेड की से हम क्या करते हैं, ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो हेड की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया जाता है, लाइन सेगमेंट के एक तरफ एरो हेड लगाया जाता है और दूसरी तरफ की जो हिस्सा होता है, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा है कि ए और दूसरी तरफ बी है, तो ए वाली साइड पे एरो हेड नहीं लगा हुआ, बी वाली साइड पे एरो हेड लगा हुआ है। ए वाली साइड को हम कहेंगे टेल और जो जिस साइड पे एरो हेड लगा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, हेड। और टोटल ए बी जो है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, वो उसका मैग्नीट्यूड होगा कि कितना इसका साइज है। मीन्स 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 2 मीटर है, 5 मीटर है, 0.5 मीटर है। तो ए से बी तक जो वी है वो उसका मैग्नीट्यूड है, और ए से बी तक टोटल उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि ए से बी की तरफ इसकी डायरेक्शन है। इसके बाद टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं तो मोशन के साथ कौन कौन सी टर्म्स हैं कि हम स्टडी करते हुए काइनेमैटिक्स के अंदर हम उन टर्म्स को स्टडी करेंगे। हम बजाय इसके कि कॉजेज को स्टडी करें, हम कॉजेज को स्टडी नहीं करते, बल्कि वो टर्म्स देखेंगे, उन टर्म्स को देखेंगे कि ये कौन कौन सी टर्म्स हैं जो मोशन के साथ एसोसिएटेड है। कौन कौन सी टर्म्स हैं देख लेते हैं। पोजीशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, रेफरेंस पॉइंट्स की रिस्पेक्ट से, ओरिजिन की रिस्पेक्ट से, उसकी किस जगह पे वो लोकेटेड है। दूसरी डिस्टेंस, कितना बॉडी मूव करते हुए कितना डिस्टेंस कवर करता है। फिर इसी तरह डिस्प्लेसमेंट क्या है बॉडी का। फिर इसी तरह स्पीड क्या है, कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, स्पीड कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। वेलोसिटी क्या है, और एक्सेलरेशन। ये कुछ टर्म्स है जो एसोसिएटेड है मोशन के साथ। जब हम मोशन को स्टडी करते हैं तो ये हमारे साथ उनको, इसके साथ साथ हम मोशन के साथ इनको भी स्टडी करते हैं। इसके बाद है पोजीशन। सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन क्या होती है। वो टर्म्स को अब जो है वो बारी बारी देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले ये पोजीशन। द टर्म position describe the location of a place or a point with respect to some reference point called origin। किसी भी जो चीज की लोकेशन है, किसी प्लेस की लोकेशन है, किसी आदमी की लोकेशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन है, वो किसी रेफरेंस पॉइंट से हम बताते हैं उसकी पोजीशन को। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कोई भी नोन प्लेस। जैसे आपसे आपके घर से स्कूल में आता है और वो कहते हैं मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है, आपकी मदर आ रही है, आपके फादर आ रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे है। तो आप अब स्कूल के अंदर जो है वो डिफरेंट उसकी डायरेक्शन है, उसके डिफरेंट रूम्स हैं, उसकी मतलब आप कोई एग्जैक्ट जो है वो फिर क्या करते हो, आप कोई ऐसी चीज का हवाला देते हो, ऐसा रेफरेंस देते हो जो आपके घर वाले आए तो इजीली उसको देखते ही अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे कहीं इर्द गिर्द जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस होगा। तो जैसे ही आप बताते हो अपने स्कूल के बारे में, तो आप बताएंगे कि जो ही आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे आप जो ही देखेंगे, लेफ्ट साइड पे मुड़ेंगे तो लेफ्ट साइड पे सामने की तरफ एक जो है वो आपको स्टेयर नजर आएंगी, आयरन की बनी हुई, लोहे की बनी हुई। सामने रूम्स हैं, तो उनके साथ जो है वो राइट साइड पे, उन स्टेयर के राइट साइड पे जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस है। तो मींस आपने एक ऐसी चीज का रेफरेंस दिया, एक ऐसी चीज का हवाला दिया जो देखने वाले को, जो ऑब्जर्वर को क्या करता है, जल्दी से उसको विद इन नो टाइम वो उसकी रिस्पेक्ट से उसकी पोजीशन को क्या करता है, अंडरस्टैंड कर लेता है उसको। मींस आप ऐसी नॉन चीज का, नॉन प्लेस का, नॉन ऑब्जेक्ट का हवाला देते हो जिसको अंडरस्टैंड करना क्या हो, इजी हो। फिर इसके बाद है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है पाथ की, मीन दो पॉइंट के दरमियान, दो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे आप घर से चलते हो, स्कूल आते हो, स्कूल की वैन आपको उठाती है आपके घर से और पहुंचाती है आपके स्कूल तक। अब स्कूल से घर आते हुए वो आपको एग्जैक्ट मींस आपके घर से स्कूल सीधा नहीं लेकर आती, बल्कि क्या होता है, आपकी वैन के अंदर दूसरे बच्चे भी मौजूद हैं। अब कोई बच्चा जो है वो, जैसे आप G9 से आ रहे हो, या तो G9 से आप G9 1 से आ रहे हो, तो दूसरा बच्चा G9 3 से है, एक और बच्चा है वो G10 2 से है, एक और बच्चा है वो G10 4 से है, फिर इसी तरह एक बच्चा है वो G11 से है। अब डिफरेंट जो है वो लोकेशन के बच्चे हैं आपकी गाड़ी के अंदर। तो आपकी गाड़ी आपको उठाती है G9 1 से, फिर वो आपको लेकर जाती है G9 3 में। अब G9 3 से वो बाय रोड आपको लेकर गई है G10 2 में, G10
फिर G10 4 में, फिर G11 में, और G11 से होकर वो आ गई स्कूल। अब आप अपने घर से चले हो, G9 3 गए हो, G10 2 गए हो, G10 4 गए हो, G11 गए हो, फिर G11 से स्कूल आए हो। तो अब आपने जो पाथ यूज किया है स्कूल जाने के लिए, अब आपका पॉइंट क्या था? आपका इनिशियल पॉइंट जो है वो स्कूल है, सॉरी घर है, और आपका एंडिंग पॉइंट या आपका जहाँ पे आपने पहुंचना है वो क्या है? आपका स्कूल है। लेकिन स्कूल से, घर से स्कूल जाते हुए आपने जो पाथ यूज किया, जिसमें आप G9 3 गए हो, G10 2 गए हो, G10 4 गए हो, फिर इसके बाद G11 गए हो, तो आपने टोटल जो पाथ अडॉप्ट किया उसकी लेंथ को मेजर करेंगे। वो आपके घर से स्कूल तक जो जो जिस पाथ पे आप मूव किए हो, उस पाथ की टोटल लेंथ को हम क्या कहेंगे? उस पाथ की लेंथ को हम कहेंगे कि ये क्या है? डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है H एंड S, तो H से मूव करना है S तक, H से S तक मूव करते हुए यहाँ पे जो है वो डिफरेंट पाथ आपको बताए हुए हैं। अब यहाँ पे देखें आप, H के साथ यहाँ पे जो है वो पाथ है, वहां से मूव किया, जब टर्न के ऊपर पहुंचा तो टर्न से राइट साइड पे मूव किया, राइट से आगे थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर वहां से दो रोड जो है वो आपको दो पाथ नजर आ रहे हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। अगर आप नीचे की तरफ जाते हो फिर नीचे से होकर ऊपर की तरफ जाते हो, फिर आगे गए, फिर आगे की तरफ जा रहा है, और एक एस की तरफ जो है वो टर्न कर रहा है। तो अगर आप एस की तरफ, तो आपने एच से एस तक पहुंचते हुए जो जो पाथ अडॉप्ट किया उस तक की टोटल पाथ की जो लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। Displacement is the shortest distance between 2 points which is has magnitude and direction. Displacement shortest distance है दो पॉइंट के दरमियान। मीन डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान सबसे कम, मीन्स आप उसमें टोटल नहीं होता कि आप एक जगह से, मीन्स आपने एक जगह से चलना है और दूसरी जगह पे पहुंचना है, तो आप वो वाला पाथ अडॉप्ट करोगे जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। मीन्स आपने रूम के अंदर खड़े हो, तो रूम के एक कॉर्नर में खड़े हो और आपने उसके अपोजिट सामने वाले कॉर्नर में जाना है। अब रूम के एक कॉर्नर से, अब कितने कॉर्नर है? 4 कॉर्नर है। अब आपकी राइट साइड पे भी एक कॉर्नर है, आपकी लेफ्ट साइड, आपके राइट साइड पे भी एक कॉर्नर है, आपकी लेफ्ट साइड पे भी कॉर्नर है, आपके सामने की तरफ भी एक कॉर्नर है। तो आप क्या करोगे? आप वहां से सीधा जो आपके सामने की तरफ कॉर्नर, आप सीधा वहां से दरमियान से गुजरकर उसकी तरफ मूव करोगे। आप ना राइट जा रहे हो ना लेफ्ट जा रहे हो, बल्कि आप कोई लंबा रास्ता अडॉप्ट नहीं कर रहे, बल्कि शॉर्टेस्ट पॉइंट जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। मीन्स उसके डायगोनल्स के ऊपर आप मूव कर रहे हो। तो जब आप डायगोनल्स के ऊपर से सीधा सीधा जा रहे हो तो आप मीन्स कौन सा पाथ अडॉप्ट कर रहे हो? शॉर्टेस्ट पाथ अडॉप्ट कर रहे हो। जैसे नीचे एक फिगर में दिखाया हुआ है कि ए से बी तक पहुंचना है, पाथ जो है वो कर्व्ड है। कर्व पाथ मींस यहाँ से ए से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर डी पे, डी से नीचे की तरफ कर्व्ड है, फिर बी पे पहुंचा। तो अब शॉर्टेस्ट लेना है, तो शॉर्टेस्ट का मतलब है ए से सीधा जंप करेगा डी के ऊपर, और डी से सीधा होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा? बी पे। बजाय इसके वो ए से पहले ऊपर की तरफ जाए, वहां से नीचे डी पे आए, डी से फिर नीचे की तरफ मूव करे, और फिर ऊपर की तरफ बी के पे। ये टोटल ए से ऊपर की तरफ गया और फिर डी पे पहुंचा, डी से फिर नीचे की तरफ गया, फिर बी पे, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। अगर ए से डायरेक्ट बी पे जाए, डायरेक्ट मीन दरमियान से गुजर करके, ये जो खाली प्लेस स्पेस आपको नजर आ रही है, और फिर सीधा जो है वो पहुंच जाए किसके ऊपर? बी के ऊपर, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये उसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद है स्पीड। स्पीड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कोई भी डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट कवर करता है यूनिट टाइम के अंदर, हम डिस्टेंस को देख रहे हैं किसके साथ? टाइम की मेजरमेंट के साथ, कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है और कितने टाइम में कवर हो रहा है। वो डिस्टेंस जो कवर हो रहा है टाइम के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। मींस द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। या दूसरी इसकी डेफिनेशन, द रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम के अंदर डिस्टेंस की जो मेजरमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। इसका जो फार्मूला है, फार्मूला इसका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बाय डेफिनेशन, द रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मींस आपने जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, वो
एक जगह से दूसरी जगह मीन्स 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितने किलोमीटर आप मूव कर रहे हो उन डिस्टेंस कवर करते हुए जितने किलोमीटर भी आपने मूव किया, आप घड़ी पे ऊपर टाइम नोट करते हो कि आपने वो डिस्टेंस 5 मिनट में किया, 10 मिनट में किया, 1 आवर में किया, 2 आवर्स में किया, कितने मिनट्स में किया, कितने सेकंड में किया, कितने आवर्स में किया। तो आप टाइम नोट करते हो। डिस्टेंस को कवर करने के दौरान क्या करते हो? टाइम नोट करते हो। तो टाइम, डिस्टेंस टू टाइम रेशियो जो है वो क्या कहलाता है? स्पीड। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी के साथ, स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं वी के साथ। तो जो फार्मूला बनेगा v इज इक्वल टू एस ओवर टी। v इज स्पीड, s इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। अब नेक्स्ट, s इज इक्वल टू वी टी। डिस्टेंस के साथ टाइम डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी इक्वल की दूसरी तरफ जब वो मूव करेगा तो b के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फार्मूला, वही फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस का क्या बन जाएगा? s इज इक्वल टू वी टी। Here s is the distance covered by object, v is the speed and t is the time taken by a object, quantity. Distance क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर हम पीछे देख चुके हैं कि क्या होते हैं। तो क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, फार्मूला के अंदर आप देखो तो दूसरी क्वांटिटी कौन सी है? टाइम। दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। स्पीड क्या होगी? एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और इसका यूनिट क्या होगा? सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक एसआई यूनिट में जो स्पीड का यूनिट है वो क्या है? मीटर पर सेकंड। और कैसे आप इसको फाइंड करते हो कि इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है? फार्मूला के अंदर जो क्वांटिटीज हैं वहां पे, जहां पे क्वांटिटीज है वहां पे आप क्या करते हो? उनके यूनिट पुट करते हो। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट सेकंड। तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, और मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड को क्या कहते हैं? मीटर पर सेकंड। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबल में m मीटर, s फॉर सेकंड एंड पावर -1। -1 किस लिए? कि जब डिवाइड में था या डिनोमिनेटर में था तो s पावर +1 थी। जब वो मल्टीप्लाई में हुआ, डिवाइड में था तो जो है वो पावर प्लस थी। जब वो मल्टीप्लाई में आया, मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो पावर क्या बन गई? -1 बन गई। इसके बाद है uniform speed. A body has uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time. अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है तो इसका मतलब है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या होगा? कि आपने 5 सेकंड का एक इंटरवल ले लिया। अब हर 5 सेकंड के दौरान अगर फर्स्ट 1 to 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड के दौरान कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर कवर करता है या 2 किलोमीटर लेट्स सपोज कवर करता है, तो नेक्स्ट जो 5 सेकंड्स होंगे, कहां से कहां तक? 5 से 10 तक, उनमें भी वो ऑब्जेक्ट कितना जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा? 2 किलोमीटर। अगले जो 5 सेकंड होंगे उसमें भी कितना कवर करेगा? 2 किलोमीटर। उससे आगे वाले 5 होंगे उसमें भी कितना कवर करेगा? 2 किलोमीटर। मींस हर 5 सेकंड का जो इंटरवल है उसमें ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 किलोमीटर। 5 सेकंड के इंटरवल के दौरान ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? सेम है। हर 5 सेकंड के इंटरवल के दौरान ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? एक जैसा है ना। 5 सेकंड के इंटरवल में उसका डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं हो रहा, ना वो बढ़ रहा है ना वो जो है वो कम हो रहा है, बल्कि क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। एक्सप्लेनेशन, उसकी फार्मूला में s is equal to vt. v is the average speed of object during time. It is because of the speed of the body may be changing during the time interval if the speed of body does not vary. Means ऐसा भी हो सकता है कि पहले 5 सेकंड में उसने 2 किलोमीटर किया है, अगले 5 सेकंड में उसकी स्पीड कम हो गई है और उसने 1 किलोमीटर किया है, और उससे अगले 5 सेकंड में उसकी स्पीड उसने मजीद बढ़ा दी है। जैसे हम नॉर्मल गाड़ी के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं तो उसमें स्पीड, कहीं पे स्पीड ब्रेकर आ गया, कहीं पे रश हो गया, तो स्पीड कम या ज्यादा होती रहती है। तो उस दौरान में जब स्पीड हर इंटरवल के दौरान स्पीड कभी कम हो रही है कभी, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होती। अगर स्पीड एक जैसी जा रही है, हर इंटरवल में स्पीड एक जैसी है,
स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही तो उसको हम कहेंगे क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।